नमस्कार दोस्तों, तो विजय शक्ति में आपका स्वागत है। तो क्या किया जाए, क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वही गुरुत्व के अधीन गति। उस पर मुझे लगता है कि आज ये लास्ट लेक्चर होगा। हाँ चलिए, आज हमें दो चीज़ पढ़ना है। पहला मैं आपको थोड़ा सा द्रव्यमान और भार के बारे में यहाँ पर बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड, और एक चीज़ मैं आपको लिफ्ट पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लिफ्ट नीचे आ रही होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इस पर आपको पता है कि कौन सा चैप्टर हम लोगों का चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो आप ये बताइए मुझे, आपको द्रव्यमान और भार समझाना है। चलिए, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि F बराबर m गुणे a, ये आपको मैंने बताया था, याद है कि नहीं आपको? हाँ, F बराबर m गुणे a मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था कि a त्वरण है, m द्रव्यमान है और F क्या है, लगने वाला बल है। मेरा ये कहने का मतलब था कि ये फार्मूला तब हम यूज करेंगे जब क्षैतिज दिशा में वेग में परिवर्तन होगा। त्वरण लग रहा है यानी वेग में परिवर्तन हो रहा होगा। जब कुछ क्षैतिज दिशा की बात होगी तब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यानी क्षैतिज दिशा में जब त्वरण अप्लाई होगा तब हम इस फार्मूले को लागू करेंगे, ठीक है। जैसे बाइक जा रही हो, कार जा रही हो, तो इस सब के लिए जरा एक चीज ये बताइए, मैंने आपको एक चीज और बताया था कि पृथ्वी भी गुरुत्वीय त्वरण लगाती है। मान लिया कोई चीज नीचे आ रहा है तो इस पर भी त्वरण लगता है। अब ये त्वरण कौन लगाता है, ये लगाती है पृथ्वी। हाँ, इसीलिए इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है और इसे G से डिनोट किया जाता है। तो एक टाइप से ये कहें कि G भी त्वरण ही है, बस अंतर ये है कि जब पृथ्वी त्वरण लगाए तो उसे G कहेंगे। भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ना कि जब इस दिशा में त्वरण लगता है तो उसको A से डिनोट करते हैं, और जब पृथ्वी कोई त्वरण लगाती है तो उसे हम G से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम मान लिया एक केस कुछ ऐसा बन रहा है कि m इंटू जी का लिख दिए। क्या लिख दिए, m इंटू जी यहां पर, ठीक है, लिख सकते हैं। इसमें g क्या है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया त्वरण है। क्या है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया त्वरण है G, ठीक है। चलिए, m इंटू जी, ये स्पष्ट हो गया। इसके पहले F लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। अगर ये त्वरण लग रहा है तो यहां पर कुछ ना कुछ बल लगा होगा। ये वही चीज है जो वहां पर F बराबर m इंटू ई लिखा, वैसे इसको m इंटू जी कर दिए, चूंकि G भी त्वरण ही है। बस फर्क ये है कि G पृथ्वी द्वारा लगाया गया त्वरण है। हाँ, और त्वरण लग रहा है तो कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा, तो ये बल है। हाँ, ये कौन सा बल है, हम ये कह सकते हैं कि ये है पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये G जो है यहाँ पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया त्वरण है, तो ये बल भी पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल होगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो स्थिति बन रही है उसमें हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जब कोई बल लगाती है किसी वस्तु पर तो उस पर
जी गुरुत्वीय त्वरण पैदा हो जाता है। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, इसको ये मैंने क्या बताया, ये क्या है, एफ पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है। ठीक है ना, इसी एफ को फिजिक्स में लिखा जाता है डब्लू, यानी एफ ना लिख करके जब पृथ्वी बल लगाती है तो वहां पर एफ शब्द यूज नहीं करते। जैसे यहां पर हमने ए यूज किया था, लेकिन जब पृथ्वी लगा रही थी तो है तो ये भी त्वरण ही, लेकिन हमने ए शब्द नहीं, मतलब ए अक्षर ना यूज करके हम इसमें क्या यूज कर दिए, जी यूज कर दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर जब पृथ्वी बल लगाती है तो वहां पर एफ नहीं यूज करते, वहां पर क्या यूज करते हैं, डब्लू, और डब्लू बराबर m गुणे जी, यानी हमारा ये फार्मूला बन गया। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया त्वरण है, और ये W क्या है, W क्या है, वही F है, यानी कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल। क्या है, W पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है। और एक चीज बताऊं, ये जो W है, इसी W को कहा जाता है भार। क्या कहा जाता है, भार। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है उसी को भार कहा जाता है। मैंने क्या कहा, W के मैंने दो नाम बताए, एक नाम क्या बताया, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, और एक बताया भार। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा जो लगाया गया बल होगा उसे ही उस वस्तु का भार कहेंगे। ठीक है, चलिए, आपको क्लियर हुआ मैं आपको कहाँ लाना चाहता था, मैं आपको यहाँ पर लाना चाहता था कि भार क्या है। भार कुछ नहीं है, भार एक प्रकार का बल है। कौन सा बल, वह बल जो पृथ्वी लगाती है किसी वस्तु पर। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितना होती है, m इंटू जी। माना कि m इस वस्तु का द्रव्यमान है और g जब कोई वस्तु नीचे आ रही होगी तो उस पर g तो लगेगा ही। हाँ, तो क्या हो जाएगा, m गुणे जी, यानी कि इसका भार क्या हो जाएगा, m इंटू जी। ठीक है ना, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं। अब ये W क्या है, वही पृथ्वी बल लगाएगी। मैंने आपको पहले ही आपको बताया था कि पृथ्वी जो है जब कोई चीज नीचे आ रही होती है तो उसको अपनी ओर खींचती है, और जब अपनी ओर खींचती होगी तो कुछ ना कुछ आकर्षण बल लगाती होगी। तो ये जो W है वही आकर्षण बल को हम W कहते हैं। हाँ, और W को भार भी कहते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया। यानी भार है क्या, भार किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है। यानी भार कुछ नहीं है, भार एक प्रकार का बल है। कैसा बल, आकर्षण बल। यानी कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर जो आकर्षण बल लगाया जाता है उसी को भार कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आपको? फिर यहां समझ लीजिए, F बराबर m इंटू ए, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, ये तब होता है कि मान लिया किसी वस्तु पर आपने F बल लगाया और उस वस्तु में A त्वरण पैदा हो गया तो हम कहेंगे कि F बराबर होगा m गुणे A। हाँ, मान लिया कोई चीज जमीन पर रखी है, या कोई बाइक जा रही है, या कोई वस्तु ऐसे क्षैतिज दिशा में जा रही है, कुछ जा रही है, तो हम कहेंगे कि फार्मूला होगा जितना आप बल लगाएंगे वो किसके बराबर होगा, द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न हुए त्वरण के बराबर होगा। ये आपको पता है। चलिए, मैंने इसी को थोड़ा सा अलग उसमें लिख दिया कि ये तो क्षैतिज दिशा की बात है, मैं थोड़ा ऊपर नीचे की बात कर रहा हूं। मैं आपको बताया था
कि पृथ्वी जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही होती है तो उस पर भी त्वरण लगता है, और वो त्वरण लगाता कौन है? वो त्वरण पृथ्वी लगाती है। हाँ, ऊपर से नीचे वाले केस में, इस वाले केस में, ठीक है ना। तो त्वरण लगता है, तो F बराबर m इंटू ए की जगह ए ये त्वरण है, मैंने लिख दिया g। चूंकि g भी एक प्रकार का त्वरण ही है तो मैंने m इंटू जी लिख दिया। ये फार्मूला तब के लिए है जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो। ठीक, चलिए ये लिख दिया। g क्या है? पृथ्वी द्वारा लगाया गया त्वरण है। चलिए अगर हम यहाँ g लिख रहे हैं तो इस f, ये f क्या होगा? g कब लगेगा? g तब लगेगा, जी किसके द्वारा पैदा किया जा रहा है? जी पृथ्वी के द्वारा पैदा किया जा रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये बल भी पृथ्वी के द्वारा लगाया गया होगा। यानी ये बल भी उसी ऊपर नीचे वाले केस के लिए अप्लाई होगा। और ऊपर नीचे वाली स्थिति का मतलब मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ कि पृथ्वी जब कोई चीज खींच रही होगी तब ये चीज फार्मूला यानी कि अप्लाई होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये F क्या है? पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है। ठीक है ना। यानी जब किसी वस्तु पर पृथ्वी कोई बल लगाती है तो उस पर ये स्थिति बनती है m इंटू जी। चलिए ठीक, चलिए मैंने क्या कहा कि यहाँ पर यह तो क्षैतिज दिशा के लिए था ये फार्मूला, और जब पृथ्वी वाला कुछ केस बनता है ऊपर नीचे के लिए तो ए ना लिख करके हम जी लिख देते हैं। ठीक है, तो जब अगर हम इधर जी लिख देते हैं जो कि है ये भी ए का ही एक रूप है, तो हमको इधर भी हम एफ की जगह एफ ना लिख करके डब्लू लिख देते हैं। डब्लू भी एफ ही है। हाँ, बस उसको जैसे वहां पर ए की जगह जी यूज कर रहे थे वैसे यहाँ पर एफ की जगह हम डब्लू यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो W क्या है? पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है, और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, यानी पृथ्वी द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण है G। ये हमारा फार्मूला बन गया। इस W को एक अन्य नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? भार के नाम से। यानी हम ये कह सकते हैं कि W क्या है? भार है। और हम क्या कह सकते हैं? W क्या है? W पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है। हाँ? यानी अगर थोड़ा सा इसको घुमा करके बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भार क्या है? भार पृथ्वी द्वारा लगाया गया एक प्रकार का बल है। कोई वस्तु ऊपर से है, उसको पृथ्वी अगर अपनी ओर बल लगा करके खींच रही है तो जिस बल से उस वस्तु को पृथ्वी खींचेगी उस बल को ही हम कहेंगे कि ये बल उस वस्तु का भार है। समझे? भार समझ में आ गया कि भार क्या है? बल है और कुछ नहीं है। भार क्या है? एक प्रकार का बल है। वह बल जो पृथ्वी लगाती है, हाँ, उस बल को हम भार कहते हैं। हाँ, यानी कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उस बल को हम भार कहते हैं। और इसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि m इंटू जी। जी की वैल्यू होती है 10 और m उस वस्तु का द्रव्यमान, दोनों को गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उस वस्तु का भार कितना है। आपको समझ में आ गया कि भार तब मिलेगा जब हम द्रव्यमान में g से मल्टीप्लाई कर देंगे। g की वैल्यू होती 9.8, लेकिन कहीं कहीं उसको लगभग 10 भी लिख देते हैं। यहाँ से समझ में आ गया कि भार क्या है? द्रव्यमान में जब हम 10 से गुणा कर देंगे तब हमको भार मिलेगा। हम द्रव्यमान को भार नहीं कहते। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। और भार भी क्या है? भार भी एक प्रकार का बल है। तो हम ये कह सकते हैं कि भार भी एक सदिश राशि है। लेकिन द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान अदिश राशि है और भार क्या है? सदिश राशि है। ठीक, चलिए
द्रव्यमान का मान कहीं भी जाइए, द्रव्यमान क्या है? मान लिया कि हमने 1 किलो मिठाई लिया, हमको 100 पीस मिठाई मिली, 1 किलो में 100 पीस मिली। तो चाहे हम चंद्रमा पर ले जाएं, चाहे हम ध्रुव पर ले जाएं, चाहे हम विषुवत पर ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, उस 100 का 100 पीस रहेगी। अगर उसमें से 2-4 पीस आप खा नहीं गए तो 100 का 100 पीस रहेगी। उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? 100 पीस है, आप चंद्रमा पर ले जाइएगा 100 पीस ही रहेगी, ठीक है ना। लेकिन भार बदल जाएगा। भार क्यों बदल जाएगा? क्योंकि भार का फार्मूला होता है m×g। उस 100, मान लिया उसका द्रव्यमान है 100 और गुणे g, गिनती की बात नहीं कर रहा हूं, मान लिया उसका द्रव्यमान आपने किया कि 100 किलो, मान लिया 1 किलो, 100 नहीं 1 किलो था ना, तो 1 गुणे g, और g की वैल्यू आपको पता है कि हर जगह बदलती रहती है। ध्रुव पर अलग होती है, विषुवत पर अलग होती है, चंद्रमा पर अलग होती है। समझे कि नहीं समझे? तो द्रव्यमान का कुल मिलाकर के मतलब यह है कि जो चीज है, 100 टुकड़ा 50 टुकड़ा, वो जो चीज आप ले रखे हैं, द्रव्यमान तभी कम होगा जब उसमें से कुछ आप खा जाएंगे मिठाई को। ऐसे द्रव्यमान नहीं कम होगा, लेकिन भार बदल जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, आप खाएं चाहे ना खाएं। ध्रुव पर ले जाएंगे अलग भार होगा, विषुवत पर ले जाएंगे अलग भार होगा, चंद्रमा पर ले जाएंगे अलग भार होगा, क्योंकि भार बराबर होता है m×g, और g का मान हर जगह अलग अलग होता है। जरा आप मुझे ये बताइए कि मैं कहूँ कि मेरा द्रव्यमान है 75 किलो, तो मेरा भार कितना होगा? आप बताइए, क्वेश्चन लगाइए। मेरा द्रव्यमान है 75 kg, तो भार कितना होगा? भार होगा m×g, यानी कि 75 × 10, यानी कि लगभग 750। मैं ये क्या कह सकता हूं कि मेरा भार क्या होगा? 750। और भार का मात्रक क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि भार एक प्रकार का बल है, तो जो मात्रक बल का होगा वही मात्रक भार का होगा। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, यानी भार का मात्रक भी क्या होगा? न्यूटन। अब आपको समझ में आई? मेरा द्रव्यमान है 75 किलो, लेकिन मेरा भार कितना है? 750 न्यूटन। समझे कि नहीं समझे? द्रव्यमान है मेरा 75 किलो, लेकिन भार कितना है? 750 न्यूटन। क्योंकि भार तब निकलेगा जब द्रव्यमान में 10 से गुणा कर देंगे, 9.8 से गुणा कर देंगे। तो आज के बाद आप क्लियर रहिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चले, ये आपने लिख लिया, भार समझ में आ गया। भार क्या है? एक प्रकार का बल है, वह बल जो पृथ्वी किसी वस्तु पर लगाती है। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचे रखने के लिए जो बल लगाती है, उसी बल को भार कहा जाता है। अच्छा ये बताइए, मान लिया ज्यादा बड़ी वस्तु है कोई, तो पृथ्वी को अपनी ओर खींचे रखने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। मान लिया कोई आदमी है और मैं उसको, वो बहुत हेवी वेट वाला आदमी है और मैं चाहता हूँ कि एकदम मैं उसको खींच के दबाए रखूँ, तो मुझे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा ना, जो है, चूँकि उसका ज़्यादा है ना अपना वो। तो वही काम है कुल मिला करके कि क्या मैं बोल रहा था? कि किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान ज़्यादा है
तो पृथ्वी को अपनी ओर खींचे रखने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा यानी हम ये कह सकते हैं कि वस्तु का भार क्या है, ज़्यादा, क्योंकि जो बल लगा रहा है अपनी ओर खींचे रखने के लिए उसी को तो भार कहा जाता है। अतः यदि ज़्यादा बल लगा रहा है तो हम कहेंगे कि उस वस्तु का भार ज़्यादा है। ठीक, आपको द्रव्यमान और भार समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए, होता क्या है, फिर आप मुझसे एक चीज कहेंगे कि सर ये बताइए, जब द्रव्यमान और भार अलग अलग चीज है, लगभग 10 गुना का डिफरेंस है, दोनों के मात्रक में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग प्रकार की भौतिक राशियां हैं, एक अदिश है एक सदिश, तो फिर हम जनरली द्रव्यमान को भार क्यों कहते हैं? जनरली होता है कि भार को ही द्रव्यमान बोला जाता है। चलिए मैं बता रहा हूं आपको। मान लिया ये है तराजू, एक तराजू ये है और एक तराजू ये है, ठीक है ना। ये जो है इस पर आपने लिया 5 किलो मिठाई, हाँ कोई मिठाई, मान लिया रसगुल्ला आपने लिया 5 किलो, तो रसगुल्ले का द्रव्यमान कितना है? 5 किलो। इधर बाट रखा होगा, बाट कितने का रखा होगा? 5 केजी का। बराबर ये दोनों कब होगा? जब अगर रसगुल्ला 5 किलो है तो बाट भी 5 किलो का रखा जाए। यानी उल्टा, या तो ये कह सकते हैं कि अगर 5 किलो का बाट है तो इधर रसगुल्ला भी 5 किलो का रखा जाए, तब ये दोनों बराबर होंगे। समझे? अब ये 5 किलो क्या है? द्रव्यमान है। तो अगर 5 किलो द्रव्यमान है और इसको हमको भार में चेंज करना है तो हम क्या लिख देंगे? 5 गुणे जी, ठीक है ना, जी। इधर क्या लिख देंगे? 5 गुणे जी, ठीक है ना। ये बाट का भार है और ये भार ये भी है, लेकिन ये रसगुल्ले का है और ये क्या है? बाट जो हमने यूज किया। 5 गुणे जी ये है, 5 गुणे जी ये है। मैंने क्या कहा कि अब ये दोनों स्थिति क्या होगी? बराबर होगी। समझे? यानी कि इधर वाला 5 गुणे जी बराबर क्या होगा? इधर वाला 5 गुणे जी के। ठीक, ये मैंने आपको बताया। जी और जी क्या कर दिया? कैंसिल। 5 बराबर आ गया 5। और ये 5 था क्या? ये था द्रव्यमान और ये भी था द्रव्यमान। कहने का मतलब कि जी कैंसिल हो जाता है जब ये भार और तौला जाता है। समझे? क्योंकि जी जितना उधर रखना पड़ेगा उतने इधर रखना पड़ेगा और द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान हो जाता है। इसलिए हम जनरली भार को द्रव्यमान कहने लगते हैं। समझेंगे नहीं? समझ में आया हो तो ठीक, ना समझ में आया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चूंकि जी दोनों तरफ लगाना पड़ेगा और जी कैंसिल हो जाता है, जी इधर जी इधर, इसलिए हम कहते हैं कि द्रव्यमान ही भार है। क्योंकि होता ऐसा नहीं है, द्रव्यमान भार नहीं होता। भार अलग चीज है और द्रव्यमान अलग चीज है। द्रव्यमान में जब 10 का गुणा करेंगे तो भार हमको मिले। एक चीज आप ये बताइए, जब कोई वस्तु नीचे गिरेगी तो क्या होगा? उस पर जी का क्या लगेगा? त्वरण लगेगा। मान लिया m ग्राम की वस्तु है, m है उसका द्रव्यमान और g त्वरण, तो उस पर कितना लगेगा? g का त्वरण लगेगा। मान लिया ये जमीन पर कहीं गिर रही है, तो हम ये क्या कह सकते हैं? जब नीचे आकर के गिरेगी जमीन पर, तो बल कितने का लगेगा? m इंटू जी। ये बल F लिखिए चाहे W लिख दीजिए, कितने का लगेगा बल? मैं यहाँ पर अभी F ही लिख रहा हूँ। m इंटू जी का लगेगा,
कितने का बल लगेगा, m गुणे g का, जब कोई वस्तु नीचे जमीन पर गिरती है। समझे? इसको एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, मुझे लगता है ज्यादा समझ में आएगा। मान लिया 10 किलोग्राम का कोई बच्चा है, वो नीचे गिर रहा है जमीन पर। समझे? बच्चे का द्रव्यमान कितना है, 10 kg, और वो नीचे जमीन पर गिर रहा है आकर के यहाँ पर। हाँ, तो बल कितने का लगेगा, 10 गुणे g, यानी 10 g की वैल्यू 10 रख दे रहे हैं, तो कितने का लगेगा, 100 न्यूटन का। और जब नीचे की ओर पृथ्वी पर 100 न्यूटन का बल लगेगा, तो मैंने आपको 1 न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताया था कि अगर नीचे कोई बल लगता है तो उसके अपोजिट साइड में भी एक प्रतिक्रिया स्वरूप बल लगता है। यानी ये बच्चा नीचे पृथ्वी पर जितना बल लगाएगा, अपोजिट साइड में पृथ्वी भी इसके ऊपर उतना ही बल लगाएगी। तो अगर ये 100 न्यूटन का लगा रहा है, तो पृथ्वी भी इसने ऐसे मारा 100 न्यूटन, तो पृथ्वी भी इसको ऊपर की ओर 100 न्यूटन से मारेगी। किससे मारेगी, 100 न्यूटन से ऊपर की ओर। और जब पृथ्वी इस बच्चे को 100 न्यूटन से मारेगी, तो वही जो पृथ्वी 100 न्यूटन से मारेगी, उसी को कहेंगे कि पृथ्वी इसके ऊपर चोट लगा रही है। समझे? जो चोट लगती है, वो जो प्रतिक्रिया स्वरूप बल लगता है, उसके कारण लगती है। समझे कि नहीं समझे? 10 kg था बच्चे का द्रव्यमान, तो 10 गुणे 10 यानी 100 न्यूटन का बल नीचे की ओर लगाएगा, चूंकि नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार उतना उसके ऊपर की ओर लगाएगी पृथ्वी, ठीक है ना। तो उसके ऊपर कितने का लगेगा, 100 न्यूटन का लगेगा। चलिए एक दूसरी स्थिति देखिए। मान लिया ये 10 kg का है, एक दूसरा आदमी है 50 kg का। हाँ, तो ये पृथ्वी पर कितने का लगाएगा, 50 गुणे 10। नहीं दिख रहा है क्या? इधर देख लेते हैं, या इसको तो आप समझ ही गए होंगे ना। ये 10 kg। मान लिया एक दूसरा व्यक्ति है, कितने का है ये है 50 kg का। तो ये जब जमीन पर ऐसे गिरेगा, तो जमीन पर कितने का बल लगाएगा, 50 गुणे g बराबर 50 गुणे 10 बराबर कितने का, 500 न्यूटन का। ये व्यक्ति नीचे 500 न्यूटन का बल लगाएगा, तो नीचे से भी उसके ऊपर 500 न्यूटन का बल लगेगा। हाँ, यानी पृथ्वी भी इस व्यक्ति के ऊपर कितने का लगाएगी, 500 न्यूटन के। तो चोट मैंने बताया जो लगता है, इस 500 न्यूटन की वजह से लगता है। यानी प्रतिक्रिया स्वरूप नीचे से जो बल लगता है, उसके कारण चोट लगती है, ठीक ना। इस केस में जब द्रव्यमान 10 kg था बच्चे का, तो नीचे से कितना लग रहा था, 100 न्यूटन का बल लग रहा था। यानी चोट लग रही थी 100 न्यूटन के बल से, और इस केस में चोट लग रही है 500 न्यूटन के बल से। यानी इस केस में चोट ज़्यादा लगेगी, इस केस में चोट कम लगेगी। तो कुछ समझे आप? जब बच्चे गिरते हैं, कभी आप देखिए चारपाई से गिर जाएं या ऐसे दौड़ते दौड़ते गिर जाएं, तो उनको चोट कम लगती है। वो गिरेंगे, थोड़ा सा वो होंगे और चल देंगे। और वहीं पर कोई बॉडी बिल्डर आदमी अगर गिर जाता है, तो उसको ज़्यादा चोट लगती है। समझे कि नहीं समझे?
क्यों? क्योंकि वो अगर गिरेगा तो वो पृथ्वी पर उतने ज़्यादा, चूंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है अतः वो पृथ्वी पर ज़्यादा बल लगाएगा, और जब पृथ्वी पर ज़्यादा बल लगाएगा तो पृथ्वी भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया स्वरूप ज़्यादा बल लगाएगी। और मैं यही तो कह रहा हूँ बार बार कि जो चोट लगती है ये प्रतिक्रिया स्वरूप वाले बल की वजह से लगती है। इस केस में प्रतिक्रिया स्वरूप बल है कम, इस केस में प्रतिक्रिया स्वरूप बल है ज़्यादा। तो आज के बाद जब आप देखिएगा किसी को, अक्सर लोग कहते देखो बच्चा गिर गया उसको चोट नहीं लगी, और ये इतने बॉडी बिल्डर हैं, सयान हैं, फिर भी इनको चोट लग जाए। भैया उनको लगेगी, ये फिजिक्स है, इसलिए उनको लगेगी क्योंकि उनके में ये ज़्यादा है, समझे? तो सतर्क रहिएगा। हाँ, बच्चे आप देखते होंगे कि सर के बल गिर जाते हैं, उनको असर नहीं पड़ता, लेकिन वहीं पर कोई 40 साल का आदमी, 45 साल का आदमी जब गिर जाता है तो उसके ऊपर असर ज़्यादा पड़ती है। अक्सर सुने होंगे ना कि अगर हाथी और चींटी को गिराया जाए तो चींटी के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाथी को अगर आप गिरा दीजिए 10 मंजिला से तो हाथी के हाथ पैर सब भूसा हो जाएंगे। उसी 10 मंजिला से चींटी को गिराइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज, चूंकि चींटी का द्रव्यमान है कम, अतः चींटी के ऊपर प्रतिक्रिया बल ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम लगेगा, लेकिन हाथी के ऊपर नीचे से प्रतिक्रिया बल बहुत ज़्यादा लगेगा। वो नीचे ऐसे मार रही है, पृथ्वी उसके ऊपर मार रही। पृथ्वी किसी का उधार नहीं रखती। हाँ, वो कहती तुम मुझे मारोगे, उसको क्या पता तुम गिर गए गलती से, वो तो सोच रही तुम मुझे मार रहे हो ना, तो वो कहती मैं भी तुमको मारूंगी, और वो उतने तेजी से मारती है। समझे कि नहीं समझे? चले, इतना समझ गए? अब चींटी हाथी वाला आपको समझ में आ गया। चलिए लिफ्ट वाला बता दिया जाए, जल्दी से बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये द्रव्यमान भार वाला अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बस इतना याद रख लीजिएगा कि द्रव्यमान में जब 10 से गुणा करेंगे तब हमको भार मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए, लिफ्ट आप देखे हैं कि नहीं, कभी चढ़े हैं कि नहीं? चढ़े होंगे लेकिन उसका पूरा मैकेनिज्म आपको नहीं पता होता। मान लिया ये है लिफ्ट, समझे? होता क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसे पुली टाइप बना होता है और ये लिफ्ट इससे ऐसे होती है और यहाँ पर कहीं मशीन ओसीन अपना लगी होती है, समझे? ये मशीन करती क्या है कि इसको अपनी ओर जब खींचती है, ये वाली, जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। ये ऐसे है, ये कुल मिला के क्या है, एक पुली है। पुली यार मतलब होता है ना एक पहिया टाइप, उस पर ये होता है, मतलब यहाँ से घूम रही होती है। कहने का मतलब जब ये रस्सी नीचे आएगी तो ये लिफ्ट ऊपर जाएगी। यहाँ पे मशीन लगी होती है अपना, हाँ, ये क्या करती है, नीचे की ओर खींचती है। जब नीचे की ओर, खुद फील कीजिए, जब इसको नीचे की ओर ऐसे खींच देगा तो ये ऊपर चला जाएगा ना, ठीक। और फिर जब छोड़ देगा, जब फिर छोड़ देगा यानी कि इसको जब ऊपर कर देगा, ऐसे ढीला कर देगा, तो ये जब ऊपर जाएगी तब ये नीचे चली आएगी। कभी गांव के होंगे अगर आप लोग, तो गांव में आज भी आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन के लोग जानते होंगे, कुआं से पानी भरा जाता था तो यही स्थिति होती थी। पहले रस्सी छोड़ते थे तो नीचे वो चला जाता था, फिर उसको जब अपनी तरफ वो, अब कैसे बताऊं, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे कि कुआं से पानी कैसे भरा जाता था। कुल मिलाकर के ये चीज़ जान लीजिए कि लिफ्ट में ये स्थिति होती है, समझे? चलिए अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ये समझ गए ना? इस रस्सी को ऐसे खींचेंगे तो ये लिफ्ट ऊपर चली जाएगी, यहीं पर अपना आदमी
होते हैं, ठीक है ना। और ये रस्सी जब ऊपर जाएगी तो ये नीचे आ जाएगी लिफ्ट, ठीक। होता क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसको समझिए कि जब आप लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं, आपकी लिफ्ट जो है जब ऊपर जा रही होती है, लिफ्ट ऊपर जा रही है यानी कि ये वाली रस्सी कुल मिलाकर के नीचे आ रही होगी। यानी जब ये स्थिति बनती है तब आपको अपना वजन ज़्यादा महसूस होता है, आपको अपना भार ज़्यादा महसूस होता है। कभी आप फील कीजिएगा, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको महसूस ज़्यादा होगा कि यार मेरा वजन ज़्यादा है। और जब लिफ्ट नीचे आ रही होती, ये वाली केस, लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट क्या हो रही है, नीचे आ रही है, यानी कुल मिलाकर कि अंदर जो रस्सी लगी हुई है ये ऊपर है, ऊपर जा रही है, ठीक है ना। तो सुनिए, जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है तो आपको अपना वजन जो है हल्का महसूस होता है, लगता है कि हमारा वजन बहुत हल्का है। कभी आप जब लिफ्ट में जाइएगा तो आप फील कीजिएगा कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो आपको अपना वजन भारी लगता है, और जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है तो आपको अपना वजन हल्का लगता है। देखिए, होता नहीं है ऐसा, लेकिन आपको ऐसा एहसास होता है। क्या होता है? एहसास होता है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको 3 केस यहां पर बताता हूं। पहला केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कहता है कि ये जो लिफ्ट है अगर ये एक समान वेग से ऊपर जा रही है, क्या कह रहा है? केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में 2 चीज है कि लिफ्ट एक समान वेग से कहां जा रही है? ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है और एक समान वेग से जा रही है, यानी वेग में परिवर्तन नहीं है। यानी कह सकते हैं अगर वेग में परिवर्तन नहीं है यानी कोई त्वरण नहीं है इस लिफ्ट में। कुल मिलाकर के आप इतना जान लीजिए कि अगर एक समान वेग से जा रही है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है लिफ्ट में, कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, तब क्या होगा? क्या होगा? व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा। क्या? व्यक्ति के भार में परिवर्तन नहीं। समझे? ऊपर अगर जा रही है लिफ्ट और एक समान वेग, बार बार बोल रहा हूं, वेग चेंज नहीं हो रहा, तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा चीज देखिए, एक समान वेग से नीचे आ रही हो लिफ्ट, किससे? नीचे आ रही हो। पहले केस में मैंने बताया कि ऊपर जा रही हो, दूसरे केस में मैं बता रहा हूं कि ये लिफ्ट नीचे आ रही है, तब भी व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझे? कुल मिलाकर के केस फर्स्ट ये कहता है कि चाहे ऊपर जाए लिफ्ट चाहे नीचे आए, अगर लिफ्ट का वेग परिवर्तित नहीं है, एक समान वेग से जा रही है, स्थिर वेग से जा रही है या स्थिर वेग से आ रही है, तो व्यक्ति के भार में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए केस 1 उधर देख लिए, इधर देखते हैं केस सेकंड। मार्कर तो चल रहा है ना। मैंने क्या बताया कि
परिवर्तित वेग से। केस सेकंड ऊपर जा रही है। ये दूसरा केस यहां पर मैं आपको बता रहा, क्या बता रहा हूं, देख ज्यादा बड़ा होगा। पहला केस आपको समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब मैं केस नंबर आपको 2 बता रहा हूं। इसमें भी 2 चीज है, परिवर्तित वेग से ऊपर, या ऊपर का निशान बना दे रहे हैं, ऊपर जा रहे, तब क्या होगा? यानी कि लिफ्ट जो ऊपर जा रही है तो उसका वेग परिवर्तित हो रहा है। हाँ, वेग एक समान नहीं है, स्थिर नहीं है। मान लिया कि थोड़ी दूर वो जो है 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जा रही है, फिर अगले समय बाद 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर थोड़ी देर बाद उसका वेग 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर 12 मीटर प्रति सेकंड हो गया। कुल मिलाकर के भाई ऊपर जा रही होगी या नीचे आ रही होगी तो कुछ स्पीड होगी ना, उसी स्पीड को ही तो वेग कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा, तो वो तो मैंने एक बता दिया कि एक समान वेग से ऊपर नीचे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वेग एक समान नहीं है, वेग जो है परिवर्तित हो रहा है। हाँ, और अगर वेग परिवर्तित हो रहा है तो कुल मिलाकर के क्या उत्पन्न हो रहा होगा? त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अब वो अलग बात है कि त्वरण एक समान है या त्वरण भी परिवर्तित हो रहा है, हमको उस झंझट में नहीं फंसना, हमको बस ये देखना है कि वेग परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो केस सेकंड कहता है कि अगर वेग परिवर्तित हो रहा है तो व्यक्ति का भार, चलिए, अगर वेग परिवर्तित हो रहा है और परिवर्तित वेग से अगर ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो क्या होगा कि व्यक्ति का भार जो है क्या होगा? बढ़ेगा। समझे? दूसरा केस, परिवर्तित वेग से अगर नीचे आ रही हो तो व्यक्ति का भार घटेगा। ये आप एकदम याद कर लीजिए। यानी इससे आपने क्या समझा? इससे कि ये जो भार बढ़ने और घटने वाली बात होती है वो परिवर्तित वेग के केस में होती है। लिफ्ट की अगर वेलोसिटी यानी स्पीड अगर चेंज हो रही है, हाँ, मान लिया ऊपर जा रही है तब चेंज हो रही है, हाँ, तब हम कहेंगे कि बढ़ेगा। और लिफ्ट अगर नीचे आ रही है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तब हम कहेंगे कि व्यक्ति का भार घटेगा। कुल मिलाकर के केस फर्स्ट और केस सेकंड से आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो ऊपर जाए चाहे नीचे आए लिफ्ट, व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तब व्यक्ति के भार में परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा? भाई ऊपर जाने पर ज़्यादा लगेगा और नीचे आने पर भार कम हो जाएगा। ठीक, लिख लीजिए। देखिए, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि व्यक्ति का भार बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है ना। बस महसूस होता है आदमी को कि भाई मेरा भार बढ़ गया या मेरा भार घट गया।
चलिए, ये समझ गए आप, इसको मिटा दें, इसको मिटाता हूं। ये वाली स्थिति देखिए, मैंने क्या कहा कि अगर परिवर्तित वेग से लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो व्यक्ति का भार बढ़ेगा। यहाँ समझते हैं कि क्यों बढ़ेगा। उसी प्रकार से ये समझेंगे कि अगर परिवर्तित वेग से लिफ्ट नीचे आ रही है तो व्यक्ति का भार क्यों घटेगा। चलिए देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी हमेशा, क्या बताया था कि जी हमेशा नीचे की ओर काम करता है, यानी ये लिफ्ट में जी हमेशा नीचे की ओर काम करेगा। मैंने आपको बताया था कि लिफ्ट में क्या होगा भाई, जी होता क्या है, पृथ्वी किसी वस्तु पर जो त्वरण लगाए उसे जी कहते हैं, और जी क्या होता है, हमेशा नीचे की ओर लगता है, क्योंकि पृथ्वी नीचे है, पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी, यानी जी की दिशा क्या होगी, नीचे होगी। चलिए जरा यहां देखिए कि ये है लिफ्ट और ये है रस्सी। ये मशीन है, मशीन का काम क्या है, बल लगा करके अपनी ओर खींचना या बल छोड़ करके ऊपर की ओर जाने देना रस्सी को, मशीन का यही काम है। मशीन का पूरा जो है काम क्या है, रस्सी को नीचे खींचना या रस्सी को ऊपर भेजना, ये इतना तो पता है। चलिए इस रस्सी पर देखिए, यहां समझिए, अगर ये रस्सी नीचे आ रही है, क्या आ रही है, नीचे आ रही है अगर ये रस्सी, तो हम क्या कहेंगे कि ये लिफ्ट ऊपर जा रही होगी, ये नीचे यानी ये ऊपर जा रही है, ठीक है ना। चलिए अगर ये रस्सी नीचे आ रही है, यानी कुल मिलाकर के ये मशीन रस्सी पर कोई बल लगा करके खींच रही है नीचे की ओर, ये क्लियर है कि नहीं। ये मशीन इस रस्सी पर कुछ F बल लगा करके नीचे खींच रही होगी, तब ये रस्सी नीचे आ रही होगी, इतना आपको क्लियर है ना। चलिए, और जब अगर बल F लगा रही होगी, तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि किसी चीज़ पर अगर कोई बल लगेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, यानी मशीन इस रस्सी पर एक त्वरण भी उत्पन्न कर रही होगी, ठीक है ना। मशीन अगर बल लगा रही है तो मशीन की वजह से इस रस्सी पर एक त्वरण पैदा हो रहा होगा कि नहीं। उस त्वरण की दिशा क्या होगी, उस त्वरण की दिशा वही होगी जो उस बल की दिशा होगी। बल की दिशा क्या है, नीचे की ओर, चूंकि रस्सी को नीचे खींच रही है ना, तो त्वरण भी क्या होगा, नीचे की ओर, यानी त्वरण की डायरेक्शन क्या है, नीचे। चलिए यहां देखिए, यहां अब अगर वो नीचे आ रही है तो ये लिफ्ट ऊपर जा रही होगी। चलिए अगर लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो जी किधर काम करेगा। मैंने बताया कि जी हमेशा नीचे की ओर ही काम करेगा। कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, जी हमेशा नीचे ही लगेगा। तो जी की डायरेक्शन क्या है, नीचे। जरा इन दोनों में देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि देखिए यहां दो त्वरण लग रहा है, एक त्वरण तो मशीन लगा रही है अपना, भैया बल लगा रही, तो उस बल की वजह से रस्सी में त्वरण उत्पन्न हो गया, और तो उस त्वरण को हम ऐसे दिखाते हैं। ये वाला देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां भी तो ऊपर है नीचे आ रही है, तो वहां ए क्यों लिखे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो ए क्षैतिज में लिखते हैं, साथ ही मान लिया कि
पृथ्वी से अतिरिक्त किसी वजह से अगर त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो ए ही लिखेंगे। जी तब लिखेंगे जब पृथ्वी की वजह से त्वरण उत्पन्न हो रहा होगा। पृथ्वी के अलावा चाहे ऊपर नीचे आ रहा हो, चाहे ऐसे ऐसे जा रहा हो, चाहे ऐसे ऐसे जा रहा हो, अगर किसी भी केस में कोई त्वरण उत्पन्न होगा विदाउट पृथ्वी तो हम उसके लिए ए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो मशीन की वजह से हो रहा है ना, पृथ्वी की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर तो मशीन बल लगा रही है ना, और अगर बल लगेगा तो त्वरण तो उत्पन्न ही होगा बाबू। चलिए इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर और यहाँ पर जी की डायरेक्शन नीचे की ओर। जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, दोनों चीज दोनों एक ही है, ये नीचे आ रहा है ये ऊपर जा रहा है। क्या बन रहा है, ए भी नीचे और जी भी नीचे, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो फिजिक्स में ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो वो जुड़ जाएंगे। यानी हम ये क्या कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, G प्लस ए हो सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, त्वरण ये भी है त्वरण ये भी है और दोनों की दिशा भी सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए जरा यहाँ सुनिए, W बराबर मैंने आपको क्या बताया था, M गुणे G। क्या बताया था, M गुणे G। इससे पहले एक फार्मूला आपको बताया था, समझे कि नहीं समझे। यानी कि ये जो व्यक्ति बैठा है उसका द्रव्यमान और उसको G से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस व्यक्ति का भार ये W मालूम पड़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। जरा ये बताइए, ये अभी मैं वही लिफ्ट ऊपर जब जा रही है तब की केस बता रहा हूँ। मैंने क्या बताया कि ये जो स्थिति बन रही है इस स्थिति में A और G सेम डायरेक्शन में है, यानी हम कह सकते हैं कि G की जगह हम G प्लस A लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, M गुणे G प्लस A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, M गुणे G प्लस A। क्या लिख सकते हैं, M गुणे G प्लस A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। नॉर्मल केस में जब व्यक्ति लिफ्ट पर नहीं है तब उसका भार कितना होगा, तब उसका भार होगा W बराबर M गुणे G। ये होगा नॉर्मल केस में, मैं आपको बता रहा हूं। और जब व्यक्ति लिफ्ट पर है तो भार कितना निकला, ये निकला। यहाँ पर M गुणे G है और यहाँ पर M गुणे G प्लस A है, यानी इस स्थिति में G में गुणा नहीं किया गया, G प्लस A में गुणा किया गया, यानी ज़्यादा बड़ी चीज़ में गुणा किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो W है इस वाले W से ज़्यादा है। मान लीजिए W डैश है तो ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा। यानी ये कह सकते हैं कि लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो गया ना। नॉर्मल स्थिति में तो व्यक्ति का भार क्या होता है, जितना उसका द्रव्यमान गुणे G से मल्टीप्लाई कर दें। और यहाँ पर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे G से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, G प्लस A से मल्टीप्लाई किया गया है। तो क्या लिख दिया यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब आया कि W डैश इज ग्रेटर देन W। यानी क्या हो गया कि लिफ्ट में बैठने के बाद भार बढ़ गया। समझे, किस स्थिति में, जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी। समझे कि नहीं। ये मैं ऊपर ही जाने वाली केस तो बताया था, ये ऊपर जा रही थी। अब आपको समझ में आया जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि अगर व्यक्ति का भार बढ़ेगा जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो परिवर्तित वेग से, तो व्यक्ति का भार बढ़ेगा।
वहाँ से समझ में आया? अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ठीक, ना समझ में आया तो इतना रट लीजिए कि लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो व्यक्ति का भार बढ़ेगा और नीचे आ रही हो तो घटेगा, लेकिन ये उस केस में है जब वेग परिवर्तित हो रहा हो। ठीक, चलिए रिकैप कर दें क्या? देखिए, लिफ्ट ऊपर जा रही है। लिफ्ट ऊपर कब जाएगी? जब ये मशीन इस रस्सी को नीचे खींचे। मशीन रस्सी को नीचे खींच रही है, यानी कि मशीन इस रस्सी पर नीचे की ओर एक बल लगा रही है। हाँ, और अगर नीचे की ओर एक बल लगा रही है तो ये मशीन इस रस्सी पर नीचे की ओर एक त्वरण भी पैदा कर रही होगी, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि जहां बल लगेगा वहां त्वरण भी पैदा होगा। बल की डायरेक्शन नीचे है, अतः त्वरण की डायरेक्शन भी नीचे। चलिए, इधर का काम खत्म। अब इधर आते हैं। मैंने आपको बताया कि ये ऊपर जा रहा है, चूंकि रस्सी नीचे खींची जा रही है अतः ये ऊपर जा रहा होगा आदमी। ठीक है ना? मान लिया इस आदमी का वेट है m, ठीक है ना? तो मैंने आपको क्या बताया कि हर स्थिति में कोई चीज चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, g लगता है। तो g लगता है और g की डायरेक्शन नीचे की ओर होती है। मैंने आपको यह बताया g की डायरेक्शन नीचे इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी नीचे है और पृथ्वी हर चीज को नीचे की ओर खींचती है। तो g की डायरेक्शन क्या है? नीचे की ओर। अब यहाँ देखिए, इन दोनों केस में ये a की डायरेक्शन इधर, g की डायरेक्शन भी इधर। और मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में अगर दो एक समान चीज की दिशा भी सेम हो तो हम उन दोनों को जोड़ सकते हैं। ये भी त्वरण है, ये भी त्वरण है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो हम g की जगह लिख सकते हैं g प्लस a। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं ना कि a भी त्वरण लग रहा है, g भी त्वरण लग रहा है इस केस में। यानी कि कुल त्वरण कितना हो गया? g प्लस a। और चूंकि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, इधर वाला भी और इधर वाला भी, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस केस में कुल त्वरण कितना लग रहा है? g प्लस a। हाँ, और उसकी डायरेक्शन क्या है? नीचे की ओर। चलिए, मैंने ये बताया था कि एक नॉर्मल स्थिति में अगर किसी वस्तु का भार निकालना हो तो कितना होगा? W बराबर होता है m इंटू जी, यानी जितना हम व्यक्ति का द्रव्यमान उसमें g से मल्टीप्लाई कर दें तो हमका निकल आएगा। अब लिफ्ट में बैठने के बाद कितना हो जाएगा? लिफ्ट में बैठने के बाद m गुणे जितना कुल त्वरण लग रहा हो, तो यहाँ पर g त्वरण थोड़ी लग रहा है, यहाँ कितना लग रहा है? यहाँ तो g प्लस a त्वरण लग रहा है ना। इस केस में, ऊपर जाने वाले केस में कितना लग रहा है? g नहीं लग रहा है, g प्लस a लग रहा है। मैंने आपको बताया ना कि इस केस में कुल त्वरण कितना हो गया भैया? इस केस में दो त्वरण हो गए, ये वाला और ये वाला, यानी दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया? g प्लस a। यानी इस केस में त्वरण कितना लग रहा है? m गुणे g प्लस a। पहले था mg और वहां पर लिफ्ट में कितना हो गया? m गुणे g प्लस a। ये बड़ा है m गुणे g प्लस a, यानी हम ये कह सकते हैं कि w डैश ग्रेटर देन W, यानी लिफ्ट में बैठने के बाद भार बढ़ गया। और ये कब है? जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो। ठीक, चलिए, इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे। जब दो त्वरण एक डायरेक्शन में हो तो दोनों जोड़ देंगे, ठीक है ना? कुल त्वरण हमको पता पड़ जाए। चलिए, इसमें मैंने आज पानी नहीं लगाया, इसकी वजह से दिक्कत है। मुझे लगता है वीडियो भी बढ़ता जा रहा है क्या? चलिए, दूसरा केस देखते हैं। यहां पर ये तीर पर कंफ्यूज, जब नीचे आ रही होगी लिफ्ट, क्या आ रही होगी? लिफ्ट नीचे आ रही होगी। बना ले क्या यहां पे?
ये पुली है, लिफ्ट इधर आ रही है, समझे। और यहाँ आपका मशीन तो अपना लगी हुई है, अपना जो है चले, समझ लीजिए लिफ्ट क्या हो रही है, नीचे आ रही है। लिफ्ट नीचे आ रही होगी यानी कि रस्सी ऊपर जा रही होगी, समझे कि नहीं। लिफ्ट क्या है, नीचे आ रही है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी वही आदमी अपना बैठा हुआ है, रस्सी क्या है, ऊपर जा रही है और लिफ्ट नीचे आ रही है। चलिए दूसरा केस यहाँ पर देखते हैं। जब ये ऊपर जा रही है यानी कि बल ऊपर लग रहा है, बल नीचे नहीं लग रहा है, अब बल ऊपर लग रहा है। मशीन रस्सी को ऊपर की ओर पुश कर रही है कि ऊपर चल रहा है। अगर बल की डायरेक्शन ऊपर यानी कि त्वरण भी क्या लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा। अगर बल ऊपर लग रहा है यानी त्वरण की डायरेक्शन भी ऊपर है। और मैंने हमेशा क्या बताया कि जी हमेशा होगा नीचे। अब यहाँ देखिए, ए की डायरेक्शन ऊपर और जी की डायरेक्शन नीचे। दो चीज आप देखिए, ए की डायरेक्शन ऊपर और जी की डायरेक्शन क्या है, नीचे। यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन हो गई, ए ऊपर जी नीचे। अब यहाँ पर जुड़ेगा नहीं, यहाँ पर घट जाएगा। क्या हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी माइनस ए। वहाँ पर ए भी नीचे था, जी भी नीचे था, इसलिए G प्लस ए हो गया था। यहाँ पर A ऊपर है, G नीचे है। एक त्वरण ऊपर ले जाना चाहता है, दूसरा त्वरण नीचे ले आ रहा है। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि त्वरण की दिशा अगर अलग अलग हो तो दोनों त्वरण घट जाएंगे। क्या हो जाएगा, G माइनस ए। अभी ये स्थिति है कि A की जो वैल्यू है ये जो है G से कम है। चले छोड़िए, अच्छा G माइनस है। तो नॉर्मल स्थिति में क्या होता है, W बराबर M इंटू जी होता है। अब ये लिफ्ट के अंदर क्या होगा, W डैश बराबर क्या होता है, M गुणे G की जगह कितना लिख देंगे, G माइनस ए। ठीक, क्या लिख देंगे, G माइनस ए। पहले G में गुणा करते थे, अब G माइनस ए में गुणा कर रहे हैं। G से G माइनस ए छोटा होगा ना भैया, G माइनस ए क्या होगा, G से छोटा होगा। इतना तो आपको पता है ना, चूंकि G में ए घट गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि W डैश इज लेस देन W। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको क्या लिख सकते हैं, W डैश लेस देन W का मतलब क्या है कि लिफ्ट में बैठने के बाद भार कम हो जाएगा। W डैश क्या है, लिफ्ट में बैठने के बाद अभी कम। और ये स्थिति कब बन रही है, जब नीचे आ रही हो। समझे, लिख लीजिए। पहले वाला अगर समझ गए तो ये भी समझ गए। देखो लिफ्ट नीचे आ रही है यानी कि ये मशीन रस्सी पर ऊपर की ओर बल लगा रही होगी। ऊपर की ओर बल लगा रही होगी यानी कि बल की दिशा ऊपर की ओर। अगर बल की दिशा ऊपर की ओर तो त्वरण की दिशा भी ऊपर की ओर, यानी ए ऊपर की ओर। और जी तो मैंने हमेशा बताया कि ऊपर जाए नीचे आए, हमेशा जी की डायरेक्शन नीचे होगी, तो जी नीचे की ओर। और चूंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है अतः हम घटा देंगे G माइनस ए। अगर डायरेक्शन एक होता तो जोड़ देते कि कुल कितना त्वरण हुआ। अब यहाँ G माइनस ए। नॉर्मल स्थिति में बाहर कितना होता है, W बराबर M इंटू जी होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, M इंटू, अब तो G माइनस ए हो गया त्वरण, तो G माइनस ए से कर देंगे, ठीक है ना। और देखिएगा अगर M को G माइनस ए से गुणा करेंगे तो वैल्यू कम आएगी।
m को g से गुणा करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, यानी w डैश इज लेस देन हो गया w। w डैश क्या है? लिफ्ट में बैठने के बाद व्यक्ति का भार, और w क्या है? लिफ्ट में बैठने के पहले, यानी कि लिफ्ट में बैठने के बाद भार कम हो जाएगा। ये स्थिति तब है जब नीचे आ रहा हो। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए? दोनों केस आपको समझ में आ गए? कौन सी चीज क्यों होती है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? जरा ये बताइए कि अगर रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? ये वाली रस्सी टूट जाए, ये वाली, अगर ये रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट नीचे आ जाएगी ना? क्या आ जाएगी? लिफ्ट नीचे आ जाएगी। भाई अगर ये टूट जाएगा, ऐसे तोड़ दीजिए इसको, तो ये लिफ्ट कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। और नीचे वाले के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था कि W डैश बराबर क्या होता है? m इंटू जी माइनस ए। ये मैंने आपको अभी नीचे आने वाले के लिए फार्मूला बताया, और टूट जाएगी तो ये नीचे ही आएगी। अच्छा ये बताइए, जब टूट जाएगा तो क्या उस पर कोई ए काम करेगा? हाँ भैया, अभी तो टूट ही गई ना, अब तो कोई बल लग ही नहीं रहा है, ना नीचे की ओर लग रहा है ना ऊपर की ओर लग रहा है, अब तो कोई इस पर लग ही नहीं रहा, तो ए तो कुछ है ये नहीं है। ए क्या है? अब ए की जगह वही जो पृथ्वी वाला जो नीचे की ओर जी लग रहा है, इस पर वही काम करेगा। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि A बराबर हो जाएगा G। समझे? चूंकि वहां पर कोई A नहीं है, अब जो कुछ भी कर रहा है सब कुछ पृथ्वी कर रही है, मशीन कुछ नहीं कर रही, तो हम क्या कह सकते हैं? A बराबर G। और A बराबर G तो क्या लिख सकते हैं कि W डैश बराबर होगा M गुणे G की जगह, A की जगह लिख दीजिए G, तो M गुणे G माइनस G क्या हो गया? 0 बराबर क्या हो गया? 0। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि W डैश बराबर 0। हाँ, और W डैश क्या है? वही व्यक्ति का भार लिफ्ट में बैठने के बाद। यानी कि कुल मिला के कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपना भार 0 महसूस होगा, उसको लगेगा कि मेरा कोई भार ही नहीं है। जरा कभी सोचिए, कुआं में जब बाल्टी आप खींच रहे हों और एकाएक रस्सी टूट जाए तो लगता है कि कुछ भार ही नहीं है, ठीक है ना? ऐसा जब रस्सी टूट गई, यानी यहाँ पर जो F और A वाली स्थिति थी सब खत्म, रस्सी टूट जाएगी तो लिफ्ट नीचे आएगी। और नीचे वाले के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था? क्या होता है? M गुणे G माइनस A। ये फार्मूला मैंने बताया था कि जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है, इतना आप याद रखिए, और टूटने पर नीचे ना आएगी, यानी ये फार्मूला अप्लाई होगा। जरा ये बताइए कि जब टूट जाएगी मतलब तो क्या A काम करेगा? मशीन का A काम करेगा? G नहीं। अब जो काम करेगा सब पृथ्वी काम करेगी, समझे? पृथ्वी काम करे। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस केस में A बराबर हो जाएगा G। क्यों? क्योंकि अब A की जगह G काम कर रही है, ठीक? A बराबर G, तो फार्मूले में लिख दीजिए, जहाँ A है वहाँ G लिख दीजिए, G माइनस G 0, W डैश 0। यानी कि हम कुल कह सकते हैं कि रस्सी टूटने पर समझे कि ना?
जीरो महसूस होगा, यानी कुल मिलाकर के वो भारहीनता का अनुभव करेगा। एक स्थिति और देख सकते हैं। लिफ्ट नीचे आ रही है, नीचे आ रही तो फार्मूला मैंने क्या बताया, W बराबर m गुणे G माइनस A, ये फार्मूला होता है नीचे आने पर, ठीक ना। ये बताइए अगर A इज ग्रेटर देन G हो, यानी कि लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे आ रही हो, क्या कह सकते हैं, लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे आ रही हो। ये तो लिफ्ट वाला त्वरण है ना जो है, हाँ ये क्या है, लिफ्ट वाला त्वरण है ना, यानी कि लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। ये अभी बता रहा हूँ, ये टूटने उठने की स्थिति अब ये नहीं बता रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि मान लिया कोई लिफ्ट नीचे आ रही, तो नीचे आ रही है तो ये वाला फार्मूला बनेगा, और बिना टूटे हुए रस्सी ये नीचे आ रही है, टूटने के बाद नहीं, बिना टूटे हुए, तो क्या होगा, m गुणे G माइनस A, A यहाँ पर अपना ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है ना, वहाँ पर, ठीक। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर A इज ग्रेटर देन G होगा तो कुल मिलाकर ये ऐसी स्थिति बनेगी। अगर A G से बड़ा है तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी और ये कुल मिलाकर के माइनस m आएगा। आप रख के देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर लिफ्ट नीचे आ रही होती, यहाँ पर ये माइनस दिखाता है, क्या क्या दिखाता है, माइनस दिशा को। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो जो व्यक्ति है वो ऊपर की ओर चला जाए, लिफ्ट नीचे व्यक्ति ऊपर, कुल मिलाकर के व्यक्ति उछल करके ऊपर चला जाएगा। और ऊपर अब लिफ्ट क्या है, मतलब लिफ्ट की एक छत है तो उस छत से टकरा जाएगा, अगर छत ना होती तो ऊपर चला जाता। कुल मिलाकर के आप ये जान लीजिए कि अगर A जो है लिफ्ट के नीचे आने की वो जो है दर जो है G से ज़्यादा हो, G से ज़्यादा का मतलब 10 कर लो चाहे 9.8 कर लो, 9.8 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा अगर है तो लिफ्ट अगर 9.8 मीटर प्रति सेकंड की ज़्यादा स्पीड से नीचे आ रही है तो क्या होगा कि व्यक्ति ऊपर की ओर उछल करके लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा, ये चीज़ बनेगा। समझे? सवाल लगाएंगे, लगा लीजिए। चलिए आगे सवाल लगाएंगे, या लिख लीजिए एक क्वेश्चन कि 500 केजी का 100 केजी का एक व्यक्ति एक लिफ्ट में बैठा हुआ है। क्या है? 100 केजी का एक व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हुआ, यानी m कितना है? 100 केजी, ठीक है ना। और लिफ्ट 100 केजी का एक व्यक्ति किसी लिफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है ना। त्वरण उस पर A लग रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड का है। A बताया था ना, ये वाला A कितने का लग रहा है? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। हाँ, तो ये बताइए कि लिफ्ट नीचे आने पर, क्या लिफ्ट नीचे आने पर और लिफ्ट ऊपर जाने पर व्यक्ति के भार में कितना परिवर्तन
होगा। यानी कि हमको W निकालना है और W डैश निकालना है और फिर W डैश माइनस W करके हमको निकाल लेना है। तो W तो हो जाएगा 100 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 1000 और W डैश कैसे निकालेंगे? W डैश के लिए वही होगा फार्मूला आपका, क्या करूं बार बार इसको डिलीट करना पड़ता। क्वेश्चन बस एक इस पे लगा लीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 kg का कोई व्यक्ति है, यानी m बराबर है 100 kg। हाँ, जब उसमें वही लिफ्ट वाला क्वेश्चन है कि लिफ्ट में जब बैठा हुआ है, ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है, तो त्वरण एक लग रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। आप ये बताइए कि नीचे आने पर उसके भार में कितना परिवर्तन होगा और ऊपर जाने पर लिफ्ट के उसके भार में कितना परिवर्तन होगा। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि उसका भार कितना निकाल लें। भार होगा W/m गुणे G। m है 100 गुणे 10 बराबर 1000। ठीक ना। ये तो अभी जमीन पर उसका भार है, एक्चुअल भार। आपको मैंने बताया था कि नीचे आने पर फार्मूला क्या होता है? m गुणे G माइनस A, यानी कि 100 गुणे 10 माइनस 5, यानी कि कितना हो जाएगा? 100 गुणे 5 बराबर 500। ठीक ना। भार कितना है? 500। ऊपर जाने पर लिफ्ट के मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था? m गुणे G प्लस A, यानी कि कितना हो जाए? ये सब फार्मूला आपको बता चुका हूँ कि लिफ्ट नीचे आएगी तो ये वाला फार्मूला होगा, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो ये वाला फार्मूला होगा, और जब व्यक्ति लिफ्ट के बाहर है तो ये वाला फार्मूला होगा। तो m गुणे G प्लस A, m है 100 गुणे G है 10 प्लस 15, 10 प्लस 5, हाँ चलिए कितना हो गया? 1500। ठीक। तो नीचे आने पर 500 न्यूटन का, ऊपर जाने पर 1500 न्यूटन उसका भार होगा, और जब न ऊपर जा रहा है न नीचे आ रहा है तो 1000 न्यूटन का उसका भार। इसी सवाल से आप समझ लीजिए कि नॉर्मल केस में उसका भार कितना है? 1000 न्यूटन का। और मैंने कहा था कि जब ऊपर जाएंगे तो भार बढ़ जाएगा, यानी 1000 से बढ़ के कितना हो गया? 1500। और जब नीचे आएंगे तो मैंने कहा था कि भार कम महसूस होता है, यानी 1000 से घट के कितना हो गया? 500। ठीक। तो आप समझ लीजिए कि अंतर कितना पड़ा। नीचे आने पर 1000 माइनस 500 बराबर 500, यानी कि 500 न्यूटन का फर्क पड़ा नीचे आने पर, और ऊपर जाने पर भी 1500 यानी 500 न्यूटन। कुल मिला करके 500 न्यूटन का फर्क पड़ेगा अगर ऊपर जाए चाहे नीचे आए उसके भार में। ये वाला क्वेश्चन एक बार देखिएगा उस फार्मूले से। बस अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, भाड़ में जाए, आप कुछ मत समझिए, आप 3 फार्मूला रटे रहिएगा बस, कि जब लिफ्ट से बाहर व्यक्ति होगा तो उसका भार कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान गुणे G इतना। हाँ, लिफ्ट से नीचे आएगा तो ये फार्मूला, लिफ्ट से ऊपर जाएगा तो ये फार्मूला। ठीक है ना। और किसी केस में अगर A G से ज़्यादा हो जाए, यानी कि त्वरण 9.8 से ज़्यादा हो जाए, तो व्यक्ति छत से टकरा जाएगा। ठीक है ना। अगर रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? हाँ, व्यक्ति का भार 0 हो जाएगा। 4 केस आप याद रखिएगा, 5 केस कि बाहर है तो ये, नीचे आ रहा है तो ये, ऊपर जा रहा है तो ये, रस्सी टूट जाए तो भार 0, और A अगर G से ज़्यादा हो जाए तो छत से टकरा जाएंगे। ठीक। चलिए बाकी अगले लेक्चर